Assalamu alaikum everyone. So today is our first class जिसमें हम लोग बेटा ए लेवल्स लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें ये डिस्कस करना है कि ए लेवल्स लॉ एज अ सब्जेक्ट इसकी क्या आउटलाइन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एएस क्या है, ए2 क्या है, क्या सब्जेक्ट के कॉम्पोजिट्स हैं एंड व्हाट विल बी आवर स्टडी प्लान। हम पढ़ेंगे किस तरह, हाउ विल वी कैरी दिस कोर्स थ्रू आउट द सेशन। बेटा जब हम ए लेवल्स लॉ के ऊपर बात करते हैं तो ये वन ऑफ द, मैं बोलूंगा, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। जैसे ये नॉर्मल रूटीन सब्जेक्ट नहीं है। जैसे बच्चे उर्दू ऑप्ट करते हैं लेवल में, कुछ बच्चे बिजनेस स्टडीज ऑप्ट करते हैं, वो नॉर्मल रूटीन सब्जेक्ट्स है। ए लेवल लॉ एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जो उन बच्चों के लिए है हु वांट टू परस्यू देयर कैरियर इन लॉ, जिनका लॉ के अंदर बाकायदा इंटरेस्ट है। वो बच्चे आमतौर पर इस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिन्हें लॉ का शौक होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ए लेवल में लॉ का सब्जेक्ट, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट, मीडिया स्टडीज का सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट्स है बेटा जो शौक वाले बच्चों के, क्योंकि ये सारे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। एक आम आदमी जब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है तो बोर हो जाता है, लेकिन जिसको इन सब्जेक्ट्स का शौक होता है उनके लिए सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। दे रियली इंजॉय दीज सब्जेक्ट्स। जैसे कुछ बच्चों को लीगल केसेस, लॉ, इन तमाम चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। एंड ये तो एक एग्रीड फैक्ट है कि लॉ के बिना कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ए लेवल्स लॉ, बेटा जब हम ए लेवल्स के लॉ के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये यूके लॉ है, यानी इसके अंदर हम यूके के लॉस के ऊपर बात करेंगे। इट्स नॉट अ पाकिस्तान लॉ और एनी इंटरनेशनल लॉ, ये यूके स्पेसिफिक लॉ है। हाँ, यूके के लॉज बहुत ज्यादा हद तक दुनिया के लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो आप A2 में जाकर पढ़ेंगे वो पाकिस्तान में भी सेम है, बाकी दुनिया में भी सेम है, यूके वाले ही है। यानी फिर सिमिलरली जब आप टॉर्ट लॉज पढ़ेंगे तो वो भी काफी हद तक सिमिलर है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ए लेवल्स लॉ, जब आप ए लेवल्स लॉ के ऊपर बात करते हैं तो बेटा मैंने आपको पहली बात क्या बोली कि ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, यानी ये हमेशा शौक वाले बच्चों का सब्जेक्ट होता है। इसकी क्लास में कभी भी आपको 100 बच्चे नजर नहीं आएंगे। ये एक शौक वाले बच्चों का सब्जेक्ट है, दोज हु हैव इंटरेस्ट इन लॉ। एक आम आदमी सब्जेक्ट में तंग होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा ना कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लॉ में मजा आता है। जैसे अगर वो सीजन भी देखते ना, ड्रामे भी देखते, तो वो सूट्स जाकर देखते। वो फ्रेंड्स वगैरह और ये वाले ड्रामों में उन्हें मजा नहीं आता। वो लीगल ड्रामे, सूट्स देखेंगे, वो बॉस्टन लीगल देखेंगे, तो ऐसे उन्हें मजा आता है। दे एंजॉय लीगल केसेस। ओके, सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। वी हैव 2 लेवल्स इन ए लेवल लॉ। हमारे पास बेटा ए लेवल लॉ के अंदर 2 लेवल्स हैं। एक आपके पास एएस लेवल है, एज विद एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ ए लेवल्स, और एक आपके पास A2 लेवल है। सही बेटा, एएस लेवल में आपको यूके का लीगल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, विच इज इंग्लिश लीगल सिस्टम। आपको यूके का लीगल सिस्टम पढ़ाया जाएगा। जबकि A2 लेवल के अंदर आपको 2 लॉस पढ़ाए जाएंगे। एक है बेटा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक है लॉ ऑफ टॉर्ट। A2 लेवल के अंदर आपको 2 लॉस पढ़ाए जाएंगे। एक है बेटा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज है, मुआहिदों के इश्यूज, और एक आपको पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ टॉर्ट। सही। अच्छा बेटा, जो आपका ए लेवल्स का ग्रेड बनेगा, जो आपका ए लेवल्स का ग्रेड बनेगा, उसके अंदर 50% इंपैक्ट एएस लेवल का होगा और 50% इंपैक्ट A2 लेवल का होगा। यानी आप एएस लेवल में जो ग्रेड लोगे उसका ओवरऑल ए लेवल के ग्रेड पर 50% इंपैक्ट होगा, और A2 लेवल में जो ग्रेड लोगे उसका भी 50% इंपैक्ट होगा। अब सबके अंदर क्या पेपर कंपोजिशन है वो भी मैं एक एक करके बात करूंगा। ओके, अच्छा बेटा,
Most important thing which you need to know is that it is यूके लॉ. आप इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं, यूके के लॉ पर बात कर रहे हैं. ओके, नाउ बेटा जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल में जाने से पहले ये बात करूंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हमें कहां काम आएगा. बेटा आप में से जिन बच्चों ने एलएलबी करना है, अच्छा अब जिन बच्चों ने एलएलबी करना है तो एलएलबी में भी कुछ बच्चे पाकिस्तान का एलएलबी करते हैं और एक यूके का जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का इंटरनेशनल एलएलबी प्रोग्राम है, वो आजकल बहुत फेमस हुआ हुआ है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है. अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एलएलबी प्रोग्राम करना है तो दिस ए लेवल लॉ इज ऑफ टू मच इंपॉर्टेंस फॉर यू, क्योंकि ये जो आप यहां पढ़ोगे इंग्लिश लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ, ये पूरे सब्जेक्ट रेप्लिकेट होंगे एलएलबी के अंदर. एलएलबी के पहले सेमेस्टर में आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो. लीगल सिस्टम जो आप यहां पढ़कर जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो आप यहां पढ़कर जाओगे, और तीसरा एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हो पब्लिक लॉज. यानी आप समझ लो कि आपके एलएलबी का जो पहला साल है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट आप ए लेवल लॉ में पढ़कर जाओगे. वैसे तो एलएलबी करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ए लेवल लॉ करके आओ, लेकिन जो बच्चा ए लेवल लॉ करके जाएगा ही विल गेट एन एज, उसे एज मिलेगा, उसे बेनिफिट मिलेगा. क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि वो यहां पर पहले साल के 2 सब्जेक्ट पहले से ही पढ़कर गया होगा और फिर सेकेंड ईयर में आपके पास एलएलबी में टॉर्ट लॉ आता है, वो भी आप यहां पढ़कर गए होंगे. सो इफ यू हैव नॉलेज ऑफ ए लेवल्स लॉ, that is very much relevant and very much important for those who are willing to go for LLB. सही. तो एक तो ए लेवल्स लॉ की डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है एलएलबी के अंदर. दूसरा बेटा जिन बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो उसके अंदर भी लॉ का पूरा पेपर होता है. जिसने सीए करना है, एसीसीए करना है, तो उसमें लॉ का पूरा पेपर होता है. अगेन उसमें लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, तमाम चीजें मिलेंगी. जिसने बीबीए करना है उसको भी लॉ का पूरा पेपर मिलेगा वहां. तो लॉ इटसेल्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है. प्लस मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके थिंकिंग हॉरिजन को डेवलप करेगा. यू विल बी एबल टू थिंक बियॉन्ड सर्टेन लेवल्स. आपको समझ आएगा कि पार्लियामेंट क्या होती है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, लॉस कैसे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल क्या हैं. बेटा लॉ के बिना तो कारोबार हो ही नहीं सकता ना. एक बड़ी फेमस कोट है ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि मुझे लॉ नहीं पता था, ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है. सो अगर मैं पेपर स्पेसिफिक डिटेल की तरफ जाने से पहले ये बोलूं कि what is the importance of A levels law, यानी ये कर लेने से मुझे क्या फायदा होगा. तो बेटा सबसे पहले तो रेलेवेंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू गो फॉर एलएलबी. बेटा जो लोग एलएलबी की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एलएलबी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो बेटा आपको सबसे पहला फायदा क्या होगा कि 3 सब्जेक्ट्स ऑफ एलएलबी विल बी कवर्ड इन एडवांस. आपको पहले से वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड होंगे, पहले से आपको आइडिया होगा. अच्छा जो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाह रहा है, रेलेवेंट फॉर दोज who want to go for, अच्छा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पर इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज मेरा नाम ओएस मिर्चावाला, आई एम द पार्टनर ऑफ मिर्चावाला ऑफ अकाउंटेंसी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है. तो हम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं. तो जो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहता है तो उधर तो ये पूरा सब्जेक्ट है. इनफैक्ट मैं एसीसी का लॉ पढ़ाता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो पूरा आप समझ लो कोर्स आपका वहां रेप्लिकेट होता है. फॉर दोज हु वांट टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपने सीए करना है, एसीसीए करना है. अगेन बेटा
कोई चार्टेड अकाउंटेंसी लॉ के बिना इनकम्प्लीट है ना। अगर आपको लॉ नहीं आता तो ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट किस काम का, जिस जो बोले मुझे अकाउंटिंग आती है लेकिन लॉ नहीं आता, तो अगेन सही होल सब्जेक्ट ऑफ लॉ, उधर भी बेटा पूरा सब्जेक्ट ऑफ लॉ होता है इन चार्टेड अकाउंटेंसी। एंड अगेन जो आप ए लेवल्स लॉ पढ़कर जाओगे वो आपको वहां सपोर्ट करेगा। तो देखिए बेटा, ये जो आप लोग फालतू सब्जेक्ट लेते हो ना, आपने उर्दू ले लिया, वो आपको कहीं हेल्प नहीं करेगा। ये वो सब्जेक्ट है ए लेवल का लॉ जो कि आपको आगे असिस्ट करेगा। एंड सिमिलरली इफ एनीवन इज प्लानिंग टू गो फॉर बैचलर्स, अगर कोई बंदा बैचलर्स की तरफ जाना चाह रहा है, अगर कोई बंदा बीबीए इस तरफ जाना चाह रहा है, तो जाहिर है बेटा उधर भी लॉ का पूरा सब्जेक्ट है। जाहिर एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा जिसे लॉ नहीं आता, तो अगेन ही इज गुड फॉर नथिंग। एंड इन तमाम चीजों से ऊपर, ये तो सिर्फ एकेडमिक है बेटा, इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल यूज एंड इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं आपसे एक बात कहूं ना बेटा, आप जिंदगी में कोई भी बिजनेस करो, लेकिन अगर आपको लॉज नहीं आते, अगर आपको लॉज नहीं आते, आप जस्ट एक बात को सोचो बेटा, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, आपको लॉ नहीं आता, आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या मसाइल हैं, एम्प्लॉयमेंट के क्या मसाइल हैं, कोर्ट क्या होते हैं, कोर्ट का मतलब ही नहीं पता, कानून ने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के क्या तरीके बताए। बेटा ये तो वो सब्जेक्ट है जो आपका सोचने का हॉरिजन डेवलप करता है, यानी ये आपकी सोचने की एबिलिटी डेवलप कर देगा, ये आपकी एबिलिटी टू थिंक डेवलप करेगा। यानी आप सोचो ना, ए लेवल लॉ इज फुल ऑफ केसेस। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक टॉपिक यहां पर ऐसी मिसाल के तौर पर ओरिएंटेशन के लिए कॉपी कर लिया, ये आप केसेस पढ़ोगे जैसे ब्रॉक वर्सेस डीपीपी, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सारे रियल केसेस हैं, फिशर वर्सेस बेल, चीजमैन वर्सेस डीपीपी, दीज ऑल आर द रियल केसेस। बेटा जब आप ये रियल केसेस पढ़ोगे तो आप सोचो आपका सोचने का हॉरिजन कितना डेवलप होगा। इट्स अ रियल लाइफ एंड अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है दुनिया में। हम कितने ऑन गोइंग लीगल केसेस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन लॉ तो ये आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इन लॉ नहीं है तो फिर ये बेकार है। आपको चीजें समझने को मिलेंगी, कितने केसेस हम देखेंगे। आपको याद हो जो शाहरुख जतोई और शाहजेब मर्डर केस, कराची के अंदर जो केस हुआ था कि एक लड़के ने शाहजेब को मर्डर किया था, शाहरुख जतोई ने शाहजेब का कत्ल किया था। इफ यू ऑल रिमेंबर दैट केस, शाहरुख जतोई एंड शाहजेब मर्डर केस, व्हाट हैपेंड कि डिस्प्यूट हुआ और शाहरुख जतोई अपने दोस्तों के साथ खड़ा था बिल्डिंग के नीचे, शाहजेब की फैमिली ऊपर जा रही थी, शाहरुख जतोई एंड हिज फ्रेंड्स दे मेड सम स्टेटमेंट्स उसकी बहन के ऊपर, शाहजेब की बहन के ऊपर। शाहजेब इस पर गुस्से में आ गया, वो अपने घर वालों के ऊपर छोड़ कर आया, नीचे लड़ाई करने आया, ये लोग गाड़ी में आगे गए, उधर डिस्प्यूट हुआ, गोलियां चल गई हैं, शाहरुख जतोई किल्ड शाहजेब। अब बेटा शाहजेब की फैमिली तो शाहरुख जतोई को माफ कर चुकी है, जो शाहजेब की फैमिली उन्होंने तो वेवर साइन कर दिया और जतोई फैमिली ने उन्हें कंपनसेशन भी पे कर दी है, लेकिन फिर भी शाहरुख जतोई अभी तक जेल में। वाह? जब मकतूल जो अफेक्ट हुए, जो विक्टिम है, उसकी फैमिली ने माफ कर दिया, तो शाहरुख जतोई को क्यों नहीं छोड़ देते? अब ये सारा यहां से लीगल वर्ल्ड शुरू होता है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उन्हें प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उनमें स्टेट आपके खिलाफ केस फाइल करती है। बेशक उसकी फैमिली ने माफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी आपको माफ कर रही। तो ये सारी चीजें बेटा आपको लॉ के अंदर समझने को मिलेंगी। पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट कैसे चलती है, कोर्ट क्या होते हैं,
हमारा किसी से डिस्प्यूट हो जाए तो वो कैसे रिजॉल्व करना है, यू विल गेट अ वेरी डिटेल्ड इंसाइट। समझने वाला सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर केसेस और इन तमाम चीजों के साथ पढ़ा जाए, यानी इन्वॉल्व होकर पढ़ा जाए। और अगर सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर इससे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं। इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो इससे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। और अगर सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो इससे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। So I personally enjoy teaching this subject because it is so interesting. इसमें इतने मसाइल हैं, इसमें लीगल केसेस हैं, रियल सिचुएशंस हैं, आप अपनी अपनी रियल लाइफ से उन्हें रिलेट कर सकते हो। आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ माय ओन लाइफ के देखें यहाँ ये हुआ, वी शुड हैव डन दिस, और फिर आप लोग भी इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करोगे। क्या यार यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये टॉट था, ये गलत हुआ, यहाँ ये होना चाहिए। यू विल हैव एन आइडिया। आपको पॉलिटिक्स समझ आना शुरू होगी, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझ आएगा। अभी तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है, उन्हें यही नहीं पता होता। पार्लियामेंट के क्या हाउसेस हैं, आपको ये तमाम चीजों का आइडिया होना शुरू होगा। ओके, सो बेटा इफ आई स्टार्ट माय डिस्कशन स्पेसिफिक टू द पेपर, क्योंकि जाहिर है अभी हमारा जो ओरिएंटेशन डिस्कशन का मकसद है वो एएस लेवल पर डिस्कशन करने का मकसद है। एएस लेवल पर अगर मैं डिस्कशन करूं तो बेटा वी हैव 2 पेपर्स। हमारे पास 2 पेपर्स हैं एएस लेवल में। एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। बेटा पेपर 1 इज नॉलेज बेस्ड। पेपर 1 आपका नॉलेज बेस्ड है, और जो पेपर 2 है वो आपकी केस स्टडी है। सही, अब एक एक करके सब पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग की मुझे कंसंट्रेशन चाहिए होगी। पेपर 1 नॉलेज बेस्ड पेपर। सर अब इसमें क्या होता है? बेटा इसमें डिफरेंट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। नॉलेज बेस्ड लर्निंग क्वेश्चंस, याद किए हुए सवाल जो आप याद करके जाओगे, जो आप समझ कर याद करके जाओगे। एग्जामिनर आपको डिफरेंट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस देगा। सर कैसे क्वेश्चंस होंगे? अच्छा पहले तो देखें, ऐसे आपके पास टॉपिक्स हैं। आपका जो कोर्स है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है। एक सेक्शन में 7 सवाल आते हैं, एक सेक्शन में 11 सवाल आते हैं और एक सेक्शन में 9 सवाल आते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव कितने टॉपिक्स? 27 टॉपिक्स। ये 27 टॉपिक्स हैं जो नॉलेज बेस्ड हैं। सर इनके सवालात कैसे आते हैं? तो बेटा ऐसे, जैसे एक टॉपिक है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, तो उसके फिर ऐसे सवालात आते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अवेलेबल टू जज, असेस वेदर इट इज एप्रोप्रिएट, 25। ऐसे सवाल आते हैं। अब आप इसका नोट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको इसका नोट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा। आप इस, अच्छा ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारना है। अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो आप नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर कितने पेज का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 पेज। बेटा अब इसका 25 नंबर का सवाल आएगा जिसे लिखने के लिए 30 मिनट्स होंगे। 30 मिनट्स में आप 9.5 पेज तो नहीं लिख सकते ना, तो आपने इसे समझना होता है और फिर समझ के आप इसे अपनी वर्डिंग में लिखते हो। अब देखो बेटा आपके पास 27 टॉपिक्स हैं। पेपर 1 जो आएगा एग्जाम के अंदर आपको कोई 3 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे 6 में से। You have to attempt 3 out of 6 क्वेश्चन।
6 सवालात में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। 6 सवालात में से आपको कोई 3 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 25 हैं। हर सवाल 25 नंबर का होगा। 6 सवाल पेपर में होंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट 3। 27 में से कोई 6 टॉपिक पेपर में आएंगे, उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 3 सवाल। हर क्वेश्चन 25 मिनट का है और टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो 1.5 आवर्स का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो हर सवाल है उसके लिए आपको कितने मिनट मिल रहे हैं? 30 मिनट्स मिलेंगे। फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 30 मिनट्स। 30 मिनट मिलेंगे तो 1.5 घंटे का पूरा पेपर होगा। सही। 25 नंबर है तो बेटा टोटल मार्क्स कितने हुए पेपर में जो आप हासिल कर सकते हैं? अब कुछ चीजें समझानी है इसलिए डिटेलिंग कर रहा हूं। 25 मार्क्स इंटू 3 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स बने? 75 मार्क्स बने। अच्छा बेटा ये जो पेपर 1 है आपका, इसका 30% इंपैक्ट होगा ऑन ओवरऑल ए लेवल ग्रेड। बेटा जो ए लेवल का ओवरऑल ग्रेड बनेगा उसमें पेपर 1 का 30% इंपैक्ट होता है। 30% इंपैक्ट पेपर 1 का होगा, 20% इंपैक्ट पेपर 2 का होगा, 50% हो गए एएस लेवल के। और A2 लेवल में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का 25% इंपैक्ट होगा और टॉट लॉ का 25% इंपैक्ट होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमारे ओवरऑल ग्रेड, देखो एक है पेपर वाइज ग्रेड, समझना, एक है पेपर 1 का ग्रेड, पेपर 2 का ग्रेड एएस हो गया, फिर पेपर 3 का ग्रेड, फिर पेपर 4 का ग्रेड, और एक है ओवरऑल ग्रेड कि मेरा ओवरऑल ए लेवल लॉ में क्या ग्रेड आया है। तो पेपर 1 का ओवरऑल पर जो इंपैक्ट है वो ओवरऑल इंपैक्ट होता है कितना? 30% इंपैक्ट। पेपर 1 का जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा पूरे ग्रेड पर वो 30% इंपैक्ट होगा। नॉलेज बेस्ड पेपर है, 27 टॉपिक्स हैं एग्जाम में आपके पास। बेटा 6 में से 3 सवाल आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। 25 नंबर का एक सवाल होगा। टोटल टाइम आपको 1.5 घंटे का मिला हुआ होगा। सही है। हर सवाल अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट्स अलाउड होंगे। 75 मार्क्स इन टोटल। पेपर 1 का ओवरऑल ग्रेड पर 30% इंपैक्ट क्रिएट होगा। सर पेपर 1 के अंदर मेरा ए कितने पर बनेगा, बी कितने पर बनेगा, सी कितने पर बनेगा, डी कितने पर बनेगा, ई कितने पर बनेगा? बेटा एएस लेवल में जो ग्रेड थ्रेशोल्ड है वो कितना है? ग्रेड थ्रेशोल्ड टोटल मार्क्स 75 है। 75 मार्क्स टोटल है। बेटा ए आता है 49 मार्क्स पर, यानी आप देखो कितना लो थ्रेशोल्ड है इसका। 3 सवाल करने, अगर आपने 2 भी बेहतरीन कर लिए तो 50 नंबर बन जाते हैं। ए आता है 49 पर, बी आता है बेटा 45 पर, सी आएगा आपका 38 पर, डी आता है आपका 31 पर। अच्छा ये फिक्स नहीं है बेटा, ये समझ लो ये नॉर्मली ऐसा होता है। ई आता है 24 पर एंड बिलो 24 आपका यू आएगा। बेटा मैं हमेशा कहता हूं ये एक ऐसा सब पेपर है जिसमें खराब ग्रेड लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खराब ग्रेड के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ग्रेड तो आ ही जाएगा,
अगर आप सिर्फ क्लासेस ध्यान से ले लो और आप चीजें याद करो तो ग्रेड लग जाएगा। आपने देखो बेटा लॉ है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि रट्टा मारो, मैंने रट्टा मारने का नहीं बोला। लर्निंग, चीजों को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। रट्टा होता है वर्ड टू वर्ड रट्टा, वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने का नहीं बोल रहा, लेकिन आपको थोड़ी लर्निंग करनी पड़ेगी, चीजें याद जरूर करनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, हर पेपर में एग्जामिनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गेम को समझे। पेपर 1 नॉलेज बेस्ड पेपर है, 27 टॉपिक है हमारे पास कोर्स में, ये विद पैसेज ऑफ टाइम, एक एक दो दो क्लास। अच्छा कोई बहुत लंबे लंबे टॉपिक नहीं होते, तकरीबन आप समझिए कभी एक क्लास कभी दो क्लास ऐसे चलता है। कभी एक क्लास, दो क्लास में एक टॉपिक होता है, कभी एक क्लास में एक टॉपिक होता है। सो जैसे अगर 27 टॉपिक है ना, अगर 27 टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, अगर हमारे पास 27 टॉपिक्स हैं, तो ईच टॉपिक पर आप ऑन एवरेज अगर मैं उठा लूं तो 2 क्लासेस लगेंगी, 2-2 घंटे वाली 2 क्लास हर टॉपिक पर लगेगी, और एक क्लास में उसका पास पेपर करेंगे, तो 3 क्लासेस हो गई। टोटल क्लासेस कितनी हो जाएंगी, पेपर 1 की बात कर रहा हूं खाली, 27 इंटू 3, तो 20, 40 और 60 और 7 3 21, 81 क्लासेस हो गई। 81 क्लासेस है हमारे पास। आप समझ लें कि ये 81 क्लासेस कवर करने के लिए अगर हम वीक के अंदर 3 दिन क्लास ले रहे हैं, तो हमारे पास 27 वीक्स हो गए। तो हमारे पास अगर मैं 4 वीक रखूं तो तकरीबन 6 महीने चलेगा ये कोर्स। अगर हम वीक में 4 क्लासेस रखेंगे तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर 81 क्लासेस हैं और हम वीक में 4 क्लासेस रखते हैं तो 20 वीक्स हो गए, और एक मंथ में 4 वीक है, तो इट विल बी अ 5 मंथ्स ड्यूरेशन, जिसमें हम पेपर 1 को कवर कर लेंगे। इसमें एक एक टॉपिक इन डिटेल होगा। तरीकाकार क्या होगा बेटा, मैं आपके सामने नोट्स रखूंगा, मैं पूरा पहले टॉपिक समझाता जाऊंगा, नोट्स रिव्यू कराता जाऊंगा। टॉपिक रिव्यू करवाया, नोट्स समझाए, ये नोट्स मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा। सही, इस तरह से हम पढ़ते हुए जाएंगे। जैसी, अच्छा ये वाला टॉपिक वैसे थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसलिए आपको थोड़ा खौफ दे रहा है। जैसे ही हमने टॉपिक खत्म किया, हम उसके पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको पास्ट पेपर्स में से 6-7 सवाल डिस्कस करवाऊंगा, फिर वो आपको मैं असाइनमेंट के लिए दूंगा। आप लोग असाइनमेंट करके मुझे भेजेंगे। ये बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि पिछली 15 अटेम्प्ट्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो मैंने अलग कर लिए, टॉपिकली अलाइन कर लिए। ये सिर्फ एक टॉपिक है, वैसे तो सारे टॉपिक अलग हुए हैं। तो बेटा हम उसके टॉपिकल पास्ट पेपर जाकर करेंगे, और मैं आपको उसका असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट आप लोग मुझे अटेम्प्ट करके और मुझे ईमेल या व्हाट्सएप करेंगे, जिस पर मैं आपको मार्किंग करके दूंगा, और वो टेस्ट वगैरह एंड एवरीथिंग विल कंटिन्यू। यानी आपने ऐसे पढ़ना है जैसे आप ऑनलाइन के अंदर सीरियस होकर पढ़ना है, मजाक मस्ती नहीं है। असाइनमेंट, टेस्ट, एवरीथिंग होगी। सर मैं तो नोट से देखकर लिख लूंगा। बेटा आप इतनी एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई बच्चा नोट से देख देख कर अगर लिख रहा है तो सीआई के अंदर क्या करेगा। तो एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी जाहिर है मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं। अगर कोई बच्चा बिना याद करे नोट से देखकर लिख लेगा, तो पहले तो मुझे उसका आंसर पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि वो नोट से पढ़ के लिख रहा है, और प्लस बेटा जाहिर है सम एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई ये बच्चे जाहिर है बड़े हो गए तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। सो बेसिकली अप्रोच हमारी क्या है, अप्रोच हमारी क्या है कि हमने टॉपिक डिस्कस किया, हम उसके नोट्स रिव्यू करेंगे, सही है, फिर हम उसके टॉपिकल पास्ट पेपर देख लेंगे।
फिर हम उसके टॉपिकल पास्ट पेपर जाकर देख लेंगे। जैसे ही हमने टॉपिकल पास्ट पेपर देख लिया तो हमारा दिमाग क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, आप मुझे असाइनमेंट्स चेक करने के लिए दोगे। आफ्टर एवरी 3 टॉपिक्स, आफ्टर एवरी 3 टॉपिक्स वी विल हैव अ टेस्ट। हर 3 टॉपिक के बाद आपका टेस्ट रखेंगे। तो बेटा देखिए, ये मेहनत मांगेगा एंड आई वांट सीरियस स्टडी। अगर मजाक मस्ती होगी तो मामला खराब हो जाएगा। आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं। अब आप ये समझ लो बेटा, ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं ये बहुत कोई आउटस्टैंडिंग नोट्स है, एग्जाम फोकस्ड नोट्स दे रहा हूं मैं आपको। यानी आपको बुक भी नहीं पढ़नी है, एग्जाम फोकस्ड नोट्स दूंगा सारे, पूरा कोर्स एग्जाम फोकस्ड होगा। तो बेटा आप समझ लो ये एक आउटस्टैंडिंग सेशन होगा, जिसमें अगर बच्चा सही से दिल लगाकर पढ़े तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ही विल गेट एन ए। आउटस्टैंडिंग डिटेल्ड कोर्स पढ़ाऊंगा। 81 क्लासेस बहुत होती है भाई, और पेपर 1 ओनली, फिर पेपर 2 अलग है। तो इट विल बी अ टू मच डिटेल्ड एंड एन आउटस्टैंडिंग कोर्स। मैं पहले बोल रहा हूं कि इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। असाइनमेंट्स होंगे, वो चेक होंगे, हर 3 टॉपिक के बाद टेस्ट होगा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। पेपर वाले दिन तक कुछ भी रिवाइज करना है, रिकॉर्डिंग खोलो, जाकर देख लेना। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी। आपको जो क्लास जाकर दोबारा सुननी है फिर दोबारा सुनो। जो क्वेरीज हैं आपकी वो आप मुझसे मैसेज पर, व्हाट्सएप पर पूछें, मैं आपको उन क्वेरीज का हैंड ऑन जवाब दूंगा, इमीडिएट जवाब दे दूंगा। ओके, सो व्हाट रिसोर्सेज यू हैव, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? तो बेटा आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग्स हर क्लास की अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग्स ऑफ ईच क्लास टिल द एग्जाम। एग्जाम वाले दिन तक आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी भाई। जितनी बार रिवाइज करना है, रिवाइंड फॉरवर्ड, रिवाइंड फॉरवर्ड, रिवाइंड फॉरवर्ड, 50 बार करो। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नॉर्मल क्लासेस में कहां होती है? एक बार टीचर ने बोला निकल गया खत्म, सुना सुना नहीं, सुना नहीं सुना, दोबारा अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिलती। इधर तो रिकॉर्डिंग्स होंगी आपके पास। यू विल गेट एग्जाम फोकस्ड नोट्स। अभी मैं बात करूंगा कि मेरे नोट्स की खास बात क्या है, ऐसा क्या है मेरे नोट्स में जो कि बुक में नहीं है, उस पर अभी बात करूंगा। एग्जाम फोकस्ड नोट्स, क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको आपकी क्वेरीज का जवाब देता रहूंगा 24/7। कभी भी आपने क्वेरी भेजी, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब दे दूंगा ना, कि सर मुझे ये समझा दे दोबारा, मैं आपको वॉइस नोट बनाकर भेज दूंगा। क्वेरीज आपकी व्हाट्सएप पर रिजॉल्व हो रही, सही। टॉपिकल पास्ट पेपर्स आपके सारे हो जाएंगे, सारे टॉपिकल पास्ट पेपर्स हो जाएंगे। एंड मैं आपको अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अटेम्प्ट वाइज पेपर्स होंगे, असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, मॉक है, ईच एंड एवरीथिंग है। लेकिन देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमें स्टूडेंट की तरफ से कोऑपरेशन चाहिए। बच्चे को हम असाइनमेंट दे रहे हैं, वो नहीं कर रहा, हमें बच्चों की तरफ से कोऑपरेशन चाहिए। बच्चा देख देख कर लिख रहा है, हमें बच्चे की तरफ से कोऑपरेशन चाहिए कि बच्चा कोऑपरेट करे, सीरियस हो बच्चा, अपने एग्जाम्स के बारे में सीरियस हो। ये मैं आपको पहले बता दूं कि आपको मेरे एंड से इतनी सी भी नेग्लिजेंस नहीं मिलेगी, बट आपके एंड से बेटा भी एक्सपेक्ट कि आप लोग जान मारकर पढ़ो। यानी वी वांट कि भाई आप लोग एफर्ट करो। बेटा हर वीक के अंदर वी विल हैव 3 to 4 classes a week. We will have 3 to 4 classes a week of 2 hours each.
हर हफ्ते 3 से 4 क्लासेस हो रही होंगी एंड दे विल बी अफेक्टिव स्टडी क्लासेस। बेटा फिजिकल क्लास में तो कोई लेट आया, कोई तफरीह कर रहा है, ये वो, ये तो अफेक्टिव तरीन क्लासेस होंगी। और आपकी जो क्वेरी आप फौरन पूछो, सवाल पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेरी करो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। सो इट इज एज मच, तो गलत होगा, इट इज मोर इफेक्टिव देन द फिजिकल क्लासेस। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके पास क्वेरी करने का राइट है, नोट्स हैं, एवरीथिंग तो है, और इफेक्टिव स्टडी होगी। ओके नाउ, अब बेटा मैं एक बहुत अहम चीज की तरफ आ रहा हूं, गौर से सुनिएगा, जो कि मेजॉरिटी टीचर्स लैक करते हैं, मेजॉरिटी टीचर्स लैक करते हैं, और मैं खुद भी एक अरसे तक लैक करता था। बट बेटा मैं जैसे मैं बोलूंगा चौड़े होने की बात नहीं है, बट आई एम अ CI ट्रेन टीचर। तो CI ट्रेन्ड टीचर ये कहते हैं, तो कह तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन उसमें वाकई में लर्निंग लेना और बच्चे को उसका आउटकम समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं, सुनिएगा बेटा। पेपर 1 के अंदर जो टॉपिकल एग्जाम है, ये बहुत अहम बात है, मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड बात कर रहा हूं। आपका एग्जामिनर ये कहता है कि मैं बच्चे को 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर इवैल्यूएट करता हूं। बेटा देखो, होता पता है क्या है, बच्चे नोट्स याद करके चले जाते हैं, उन्होंने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझे होते। आपके एग्जाम में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स इवैल्यूएट होते हैं, इस बात को समझें। बेटा देयर आर 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो आपको 25 नंबर मिल रहे हैं, जो आपको 25 मार्क्स मिल रहे हैं। 25 मार्क्स का सवाल है ना बेटा एक, तो उस 25 मार्क्स के सवाल में एग्जामिनर 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स पर नजर रखता है। पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है नॉलेज, इसके होते हैं बेटा 9 मार्क्स। दूसरा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस, इसके होते हैं 8 मार्क्स। और तीसरा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन, इसके होते हैं 8 मार्क्स। ये आपका AO1 है, ये आपका AO2 है, और ये आपका AO3 है। बेटा जब तक आप ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझोगे ना, आपका ग्रेड D आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। A आ गया, B आ, आपको पता ही नहीं है, बोला भाई मेरा ग्रेड पता नहीं क्यों ये आ रहा है। जब मैं आपके टेस्ट और असाइनमेंट चेक करूंगा ना, तो मैं आपको ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर रखकर समझाऊंगा। जैसे बेटा ये नोट्स देखो, इन नोट्स को देखना, ये ब्लैक कलर नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक से लिखा है ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है। ये ब्लू से लिखा है ना, ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 है। और ये जो रेड से लिखा है ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है, इवैल्यूएशन। रेड या मरून जो भी है, ये देखो। ऐसे कहां पढ़ाया जाता है भाई, बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, ऐसे ही मुंह उठा के बच्चा निकल गया पेपर में, बुक याद करके चला गया बच्चा पेपर में, पता ही नहीं है उसे कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेटा देखिए एक बात याद रखें, आप इंटर मैट्रिक का पेपर नहीं दे रहे, आप A लेवल्स का पेपर दे रहे हैं, जिसमें चेकिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट होती है। जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर को पढ़कर चेक करता है कि उसमें नॉलेज कितनी है, उसमें एनालिसिस कितना है, उसमें इवैल्यूएशन कितनी है। बच्चे ने कहा सर ये होता क्या है, मुझे तो यही नहीं पता।
तो आप सुनो बेटा, ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है, बेटा ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है, ये है नॉलेज। ये है टू गिव डिटेल अबाउट टॉपिक। ये उस टॉपिक की डिटेल है, ये उस टॉपिक की डिटेल है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, तो आपने बताया कि टॉपिक क्या है, स्टैट्यूट क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या है, इस टॉपिक की नीड क्या है। ये उस टॉपिक की डिटेल है, रॉ डेटा, रॉ डेटा, जिसमें आप उस टॉपिक की डिटेल बताते हो और इसके आपको मिलते हैं 9 मार्क्स। बेटा फिर है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, एनालिसिस। ये है टू गिव एग्जांपल्स एंड केस रेफरेंसेस। बेटा एग्जांपल्स देना और केसेस देना, ये है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, 8 मार्क्स का, जिसे कहते हैं नॉलेज देना। देखो जब मिसाल, अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं इसलिए आपको जाहिर है टॉपिक स्पेसिफिक बात नहीं समझ आएगी, बट मैं आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव समझाना चाह रहा हूं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, ये नॉलेज है सारी, ये सब नॉलेज है इसकी कि व्हाट द टॉपिक इज अबाउट। ये है एनालिसिस। देखो केस रेफरेंस, केस रेफरेंस, केस रेफरेंस, केस रेफरेंस, ये है एनालिसिस। बच्चे कहते हैं सर मुझे केस का नाम याद नहीं हो रहा, मैं छोड़ के चला जाऊं। अरे मेरे भाई, लॉ तो नाम ही केस रेफरेंसेस का है, हवालों का है, प्रीसिडेंट्स का है। तुम केस रेफरेंस छोड़ के चले गए तो फिर पीछे क्या बचा? सो assessment objective 1 knowledge, assessment objective 2 analysis, and assessment objective 3 evaluation. What is evaluation? अब evaluation सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है। क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट दैट टॉपिक। बेटा उस टॉपिक को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस बयान करना, उसके फायदे और उसके नुकसानात बयान करना, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, रिक्वायरमेंट से रिलेट करना, ये है इवैल्यूएशन करना, ये है इवैल्यूएशन करना। अब देखो बेटा, आप मेरे हर नोट को देखो, उसमें ये तीनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव बने हुए, एनालिसिस, नॉलेज, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। ये ए लेवल लॉ की बुक है बेटा, आप ये बुक में से जाकर याद कर लो, कोई भी टॉपिक आप इसमें से ओपन कर लो, इसमें आपको कहीं पर भी ये काम हुआ नजर नहीं आएगा। सर ये बात आपको कैसे पता कि ये सब करना है? बेटा जब हम सीआई की ट्रेनिंग में जाते हैं तो आई हैव पर्सनली मेट द प्रिंसिपल एग्जामिनर ऑफ दिस पेपर, जिसने कहा कि बच्चे ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को समझते ही नहीं है। इसमें बच्चे का कसूर ही नहीं है, कसूर ही टीचर का है, जो बच्चे को असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से समझा ही नहीं रहा। बेटा बच्चे को तो वो आएगा ना जो टीचर बताएगा कि भाई ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 है नॉलेज, ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 है एनालिसिस और ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है इवैल्यूएशन। ये तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बताएगा। सो बेटा ये जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, जिनको मैं एग्जाम फोकस्ड नोट्स बोल रहा हूं, इनके अंदर अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है।
असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एओस, जहां मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा नोट्स में तो इट इज नॉलेज। जहां मैं अपने नोट्स में ब्लू कलर यूज करूंगा तो इट इज एनालिसिस। और जहां मैं अपने नोट्स में मरून कलर यूज करूंगा मरून या ब्राउनिश कलर है, थोड़ा सा मैं कलर ब्लाइंड हूं, तो दैट इज इवैल्यूएशन। जब तक बेटा आप ये 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, यू विल नेवर गेट एन आइडिया। ओके, सो ए लेवल्स लॉ अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, शौक वालों का सब्जेक्ट है भाई। यूके लॉ, एएस इंग्लिश लीगल सिस्टम, A2s कॉन्ट्रैक्ट लॉज एंड टॉर्ट लॉज, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट एलएलबी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, बैचलर्स में। एएस पेपर 1 नॉलेज बेस्ड क्या आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। यू हैव 27 टॉपिक्स इन टोटल, कुछ बड़े टॉपिक हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं, ऐसे करके 27 टॉपिक्स हैं। ऑन एवरेज एक टॉपिक में 2 क्लास, कोई बहुत छोटा टॉपिक होता है तो 1 क्लास में भी हो जाता है, बट ऑन एवरेज 2 क्लास, 1.5 क्लास ऐसे लगेगी। देन हर क्वेश्चन के 25 नंबर हैं, 1.5 घंटा आपके पास अवेलेबल है, हर आंसर लिखने के लिए 30 मिनट्स होंगे पेपर में, सही। 75 मार्क्स का टोटल है, जिसका ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड बता दिया। पेपर 1 का ओवरऑल ए लेवल ग्रेड पर 30% इंपैक्ट बनेगा, यानी जो पेपर 1 के मार्क्स होंगे उनका 30% इंपैक्ट आएगा ओवरऑल थ्रेशोल्ड पर। मैंने अपनी अप्रोच बता दी, रिसोर्सेज बता दी, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता दिया। बेटा जो आपका पेपर 2 है, जो आपका पेपर 2 है बेटा, वो है केस स्टडी। जो पेपर 2 है वो केस स्टडीज है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर होता है। इस पेपर की खास बात, इसमें एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। क्या मतलब सर कुछ भी दे सकता है? एग्जामिनर कोई भी केस उठा के दे देगा, मर्डर का, डिवोर्स का, थेफ्ट का, डॉग्स एक्ट का, यूके में क्योंकि डॉग्स के बड़े मसाइल हैं, डॉग्स एक्ट का कोई भी केस दे देगा। तो सर मुझे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो इधर, कोई भी केस देगा ऐसे, मैं इसको साफ कर देता हूं। कोई भी केस दे देगा, जैसे इसने आपको एक कहानी सुना दी कि भाई ये जेट्रो बंदा है, ये कार्टून्स प्रिंट करता है। तो सवाल, सर मैं इसमें क्या करूं? फिर उसके बाद वो आपको लॉज देगा। अब आपको बोलेगा कि तुम एक वकील बन जाओ, ये लॉज पढ़ो और इस केस का जवाब दो। लॉ पढ़ो और खुद केस का जवाब दो। अनसीन केस एंड अनसीन लॉ, यू हैव टू रीड द लॉ एंड यू हैव टू आंसर द केस। लॉ पढ़ें और केस का जवाब दें, ये भी बहुत अच्छा होता है। बट इधर बच्चे की विकैबुलरी और उसकी इंग्लिश बहुत मैटर करेगी, क्योंकि अगर आपकी विकैबुलरी वीक होगी तो आपको लफ्जों का मतलब ही नहीं पता होगा। जैसे मैं इसमें हमेशा, एक मेरा एक कॉलेज में एक बार मैं ओरिएंटेशन ले रहा था, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने बच्चों से पूछा, एक केस आया था पेपर में पास्ट में, मैंने कहा भैया पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग। क्या कहा? अ पर्सन स्ट्रोक हिज डॉग। मैंने कहा अच्छा चलो बताओ इसका क्या मतलब है। तो यू पीपल कैन नॉट इमेजिन, उन्होंने मुझे बोला सर स्ट्रोक हिज डॉग का मतलब डॉग को मारना।
मैंने कहा 1 मिनट, स्ट्रोक का मतलब मारना क्यों? बोला सर स्ट्रोक निकला है स्ट्राइक से, स्ट्राइक का मतलब मारना होता है। तो फिर मैंने कहा बेटा ये बच्चा तो पेपर में बड़ा वर्क कर देगा। स्ट्रोक हिज डॉग का मतलब मारना नहीं होता, डॉग को प्यार करना होता है। वीक वेकैबुलरी। वो स्ट्रोक का मतलब समझ रहा है मारना, जबकि स्ट्रोक का मतलब होता था डॉगी को प्यार करना। अब सोचो ये बच्चा पेपर में जब ये केस पढ़ेगा, लॉ पढ़ेगा, तो उसकी तो अंग्रेजी कमजोर है, वो तो पागल हो जाएगा। तो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड सम वेकैबुलरी। एक्यूज्ड, इनोसेंट, गिल्टी, एक्विटेड, कॉन्विक्टेड, लॉ के अल्फाज समझने होंगे। फिर लॉ की अपनी रीडिंग है, सही। तो बेटा मैं ऐसे इसके आंसर्स आपको क्लास के अंदर लिखवाऊंगा कि कैसे आपने, कि भाई एज पर सब सेक्शन दिस, ये होगा ये होगा, हम लॉ के आंसर्स लिखेंगे। एक एक सवाल मैं पढ़ाऊंगा, उसकी रीडिंग कराऊंगा, वर्ड्स के मतलब समझाऊंगा, फिर लॉ को अंडरस्टैंड करवाऊंगा और फिर उसके आंसर्स लिखवाऊंगा। अगेन अ वेरी डिटेल्ड एक्टिविटी। मैंने पहले कहा ना बेटा बहुत दिल से पढ़ना है, लपेटा लपेटी नहीं करनी, बहुत दिल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो व्हेन यू विल डिस्कस पेपर 2, तो पेपर 2 के अंदर क्या होता है बेटा सुनिएगा। इसमें आपके पास बेटा टोटल मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स। आपको इसमें एक सवाल करना होता है 2 में से, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। हर सवाल जो होगा वो 50 नंबर का होगा, और आपको कितने करने, कोई एक सवाल करना है। अब सर स्ट्रक्चर क्या होगा सुनते जाएं बेटा। इसके अंदर भी जो आपको टाइम अलाउड होगा वो 1.5 आवर्स का ही अलाउड होगा। ओके, अच्छा बेटा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? पार्ट ए 10 मार्क्स, पार्ट बी 10 मार्क्स, पार्ट सी 10 मार्क्स, और पार्ट डी होगा 20 मार्क्स का। जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है बेटा ये होंगी केस स्टडीज, और जो पार्ट डी होगा ये नॉलेज बेस्ड सवाल होगा, ये नॉलेज बेस्ड सवाल होगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन लाइक पेपर 1। ये आपका बेटा नॉलेज बेस्ड सवाल होगा, किसकी तरह? पेपर 1 की तरह, सही। इट विल बी अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन लाइक पेपर 1। और जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है ये केस स्टडीज होंगी प्लस सोर्स मटेरियल। सोर्स मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि रेलेवेंट लॉस के साथ। देखें इधर, जैसे इस सवाल को देखें, you have to answer either question 1 or question 2, part A case, part B case, part C case, part D directly overall सवाल है कि what is Human Rights Act, discuss whether the Human Rights Act adequately protects the rights of individuals. Part D knowledge based। जो पार्ट डी है वो नॉलेज बेस्ड है, और जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है वो क्या है? दैट इज द केस स्टडी। जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है वो केस स्टडी है,
जिसका सोर्स मटेरियल का मतलब होता है रेलेवेंट लॉज, ह्यूमन राइट्स एक्ट प्रोवाइड कर दिया उसने, ये रेलेवेंट लॉ है। तो जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आप करोगे, वो केस स्टडी हो गई, और पार्ट डी नॉलेज बेस्ड हो गया। बेटा इसमें भी मैं बच्चों को एक ट्रिक सिखाता हूं। मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं कि इन चारों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट कौन सा है? तो जवाब है पार्ट डी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि वो घर से याद किया हुआ मटेरियल है, वो नॉलेज बेस्ड सवाल है जो आपने पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर किया था। तो मैं बच्चे को हमेशा ऐसे कहता हूं कि आप ये करो कि अपनी टाइम एलोकेशन पता है कैसे करो, समझो। टाइम एलोकेशन ऐसे करो कि टोटल 1.5 घंटा है आपके पास, शुरू के 30 मिनट्स जो शुरू के 30 मिनट्स है वो पार्ट डी को दे दो, क्योंकि वो तो नॉलेज बेस्ड है, वो तो याद करके गए हो, वो तुम ठप स्कोर बना लोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे हाथ की चीज है ना, वो तो रवा है, वो तुम ठप से 30 मिनट्स में पार्ट डी के नंबर ले लो। पहले सीक्वेंस तो जरूरी है नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हो, पहले पार्ट डी अटेम्प्ट कर लो। याद क्या हुआ सवाल है, ठकाठक एक झटके में तुम खींच लोगे। फिर 15 मिनट आप रीडिंग करो, रीडिंग ऑफ केस एंड लॉस करो फिर, क्योंकि बेटा लॉ को समझना बहुत जरूरी है। 15 मिनट रीडिंग करेंगे और फिर 15 मिनट्स में पार्ट ए, 15 मिनट्स में पार्ट बी। बेटा ये ज्यादा लंबे नहीं होते, एक एक पेज का आंसर होता है, तो 15 मिनट में बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपने रीड कर लिया होता है लॉ, आपको समझ आ चुका होता है लॉ। पार्ट सी, तो ये आपके 1.5 आवर्स निकल जाएंगे। समझ गए गेम? पहले 30 मिनट पार्ट डी। तो बेटा ऐसे समझ लो हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, पेपर टेक्निक पर बहुत काम होगा। पेपर 1 की भी टेक्निक है, पेपर 2 की भी टेक्निक है, टेक्निक सिखाई जाएंगी एक एक आंसर की, कैसे अटेम्प्ट करना है एक एक आंसर। तो मैंने पहले बोला ये एक डिटेल्ड और आउटस्टैंडिंग कोर्स है भाई, ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, ये ऑनलाइन के अंदर पूरा डिटेल में जाकर कोर्स कराऊंगा। और सबसे बढ़कर ना अफेक्टिव स्टडी है, वो जो क्लास के फालतू बच्चे घटिया मजाक कर रहे होते वो सब नहीं है, बिल्कुल अफेक्टिव स्टडी है भाई। आपने अपने कंफर्ट जोन में बैठकर पढ़ना है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मोबाइलों पर बैठकर नहीं सुनना है आपने, अगर आप मोबाइलों पर बैठकर रिकॉर्डिंग सुनोगे वेस्ट है, बिल्कुल फॉर्मल। लैपटॉप और उससे भी ज्यादा एडवाइजेबल है कंप्यूटर की स्क्रीन लगाओ, घर पर एक आइसोलेटेड एरिया, अगर स्टडी रूम है तो स्टडी रूम, नहीं है एक रूम में अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर लगाओ, बुक वो जो कॉपी है अपनी वो रखो, नोट्स में आपको भेजूंगा उनके प्रिंट आउट्स निकालो, और ऐसे जैसे आकर क्लास में पढ़ते हो एक एक चीज नोट करी, चीजें दिमाग में बिठाई। अगर मोबाइल पे बैठ गए, ऐसे बेड पे लेट के पढ़ रहे तो बेटा ऐसे पेपर नहीं निकलेगा, फिर ग्रेड खराब आएगा। बिल्कुल फोकस पढ़ाई चाहिए, सही। तो टाइम 1.5 घंटा बेटा आपको इसके लिए मिलेगा, ये पेपर के लिए। अगर मैं पेपर 2 के अंदर की स्किल्स बताऊं ना बच्चे को, जिन चीजों पर काम करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है बेटा आपकी विकैबुलरी। योर विकैबुलरी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो विकैबुलरी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि आपको चीजों के मतलब समझ आए, और वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होगी। बेटा आपकी जो विकैबुलरी है वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होगी। फिर आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसे मैं बोलूं कि आपकी जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और सबसे बढ़कर मैं बच्चों को एक बात कहता हूं, पेशेंस टू रीड। बहुत आराम आराम से केस को रीड करना होता है बेटा। अगर आपने जल्दी जल्दी रीड किया, गेम खराब हो जाएगी। पेशेंस टू रीड, बहुत आराम आराम से चीजों को केयरफुली समझ समझ कर पढ़ना होता है। पेशेंस टू रीड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, स्लोली, आराम आराम से पढ़े। vocabulary, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस टू रीड। मेरी अप्रोच बेटा पेपर 2 में ये होती है कि जाहिर है टॉपिक्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो पार्ट डी तो आपके आ गए होंगे। जो पार्ट डी है वो तो आपको आ गए होंगे, जो पार्ट डीज होंगे वो तो आपको आ गए होंगे, सही। लेकिन जो बेटा आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, वो आपके केसेस है, उनके लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पार्ट डी तो मैंने आपको पेपर 1 के लिए पढ़ा दिया, और पेपर 1 वाले टॉपिक ही पार्ट पेपर 2 के पार्ट डी में यूज होंगे। लेकिन जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसके लिए बेटा फिर मैं आपको आंसर्स बाकायदा ऐसे लिखवाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन को मैं ऐसे डिस्कस करूंगा, एनोटेशंस करूंगा, मार्किंग्स करूंगा, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, फिर मैं आपको आंसर्स लिखवाऊंगा बाकायदा अपने साथ बैठ के, कि मैं आपको एक एक आंसर लिखवाऊंगा। हर सवाल के अंदर मैं आपको 2 पार्ट क्लास में करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, फिर वही आप असाइनमेंट्स मुझे कर करके भेजोगे। तो पूरा इस तरह बेटा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा, कंप्लीट पढ़ाई होगी। ओके, नाउ बेटा जो पेपर 2 है सर, इसका ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड क्या है? पेपर 2 के अंदर ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड क्या है? पेपर 2 के अंदर ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड 50 मार्क्स का पेपर है, इसका ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड है, देखिए असल में सीआई पब्लिश करता है। पेपर 2 का ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड है कि इसमें जो आपका ए आएगा वो 35 मार्क्स पर आएगा, जो बी आएगा वो 31 मार्क्स पर आएगा, जो सी आएगा वो 29 मार्क्स पर आएगा। अच्छा बेटा, इसमें एक आध नंबर हर बार ऊंच नीच होती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। डी आएगा 27 मार्क्स पर, और ई आएगा 26 मार्क्स के ऊपर, और बिलो 26 विल बी अ यू। अगर बिलो 26 मार्क्स है तो ये आपका यू ग्रेड हो जाएगा। सो दिस विल बी योर ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड। बेटा ये जो पेपर 2 है, बेटा जो पेपर 2 है उसका इंपैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रेड, ऑन ओवरऑल ए लेवल ग्रेड, जो पूरा ओवरऑल ग्रेड बनेगा ना, उसमें इसका 20% रोल होगा। पेपर 2 का 20% रोल होगा ऑन योर ओवरऑल ग्रेड। जो आपका ओवरऑल ग्रेड बनेगा उसमें 20% इंपैक्ट पेपर 2 का होगा। 30% पे देखो बेटा, एक तो हर पेपर का ग्रेड है, इस बात को समझो, एक हर पेपर का ग्रेड है, और एक ओवरऑल ग्रेड आएगा आपका ए लेवल्स का। तो उसमें 30% पेपर 1 होगा, 20% पेपर 2 होगा, 25% A2 में पेपर 3 होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और 25% पेपर 4 होगा A2 का जो लॉ ऑफ टॉर्ट है। तो इस तरह ग्रेड कंपोजिशन होगी, सही। सो बेटा मैंने आपको ये बता दिया कि इट्स ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, यूके लॉ है। फिर आपके साथ ये बात हो गई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट।
एएस लेवल पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 नॉलेज बेस्ड है, अप्रोच क्या है, रिसोर्सेस क्या है, सही। पेपर 1 टॉपिकल एग्जाम है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मार्क्स, मेरे नोट्स किस तरह बने में, पेपर 2 की केस स्टडीज हैं वो किस तरह चलती हैं, उनमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। ओके बेटा, ये इसके टॉपिक्स की लिस्ट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर पढ़ना शुरू करेंगे। 3 हेड्स में कोर्स डेवलप हुआ है, सोर्सेज ऑफ लॉ, मशीनरी ऑफ जस्टिस एंड लीगल पर्सोनेल, सही है। ये 3 सेक्शंस हैं कोर्स के। हर सेक्शन से 2-2 सवाल पेपर में आएंगे बेटा। एग्जामिनर ने कह दिया है कि पेपर 1 में 6 सवाल आते हैं ना बेटा, तो 2 सवाल सोर्सेज ऑफ लॉ से आएंगे, 2 सवाल मशीनरी ऑफ जस्टिस से आएंगे, 2 सवाल लीगल पर्सोनेल से आएंगे। सो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन के 2-2 सवाल आ रहे होंगे। सोर्सेज ऑफ लॉ के 2 सवाल होंगे। एक एक सेक्शन कंप्लीट होता जाएगा, आपके 2-2 सवाल होते जाएंगे। पेपर 1 में आपने 6 सवाल अटेम्प्ट करने ना, सॉरी 6 में से 3 सवाल अटेम्प्ट करने। तो आप समझ लो अगर आपके 2 सेक्शन भी पक्के हैं तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपको 6 में से 4 सवाल आते होंगे, सही। सो आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ए लेवल्स लॉ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पेपर स्ट्रक्चर है, सही। मेरे बारे में आप में से मेजॉरिटी लोग जानते होंगे। ये बात वैसे मुझे स्टार्ट में बतानी चाहिए थी। माय नेम इज उवैस मिर्चावाला। मैं लॉ फॉर मोर देन 7-8 years टीच कर रहा हूं इन मल्टीपल कॉलेजेस। मल्टीपल कॉलेजेस में मैं ये सब्जेक्ट टीच कर रहा हूं, सही है। एक अटेम्प्ट के अंदर जो 1 साल होता है उसमें तकरीबन मेरे 200-250 बच्चे पेपर देते हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर फॉर ए लेवल्स लॉ, सही। क्योंकि मैं मल्टीपल कॉलेजेस में होता हूं, कोचिंग सेंटर्स में होता हूं। सो इफ यू विल स्टडी एज पर माय प्लान, इंशाल्लाह यू विल नॉट फेस अ ट्रबल। अगर आप मेरे प्लान के मुताबिक चलेंगे। अगर आपने अपनी मर्जी लगाना शुरू करी, असाइनमेंट्स नहीं दिए, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए, मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए, then it will be a problem। ओके तो मैंने पेपर स्ट्रक्चर बता दिया है, एग्जाम टेक्निक्स बता दी हैं, मैंने अपना टीचिंग अप्रोच बता दी है, नोट्स हैं एग्जाम फोकस्ड, रिकॉर्डिंग्स हैं, क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप हैं, each and everything। okay so inshallah from the next class बेटा हम लोग स्टार्ट कर देंगे न्यू चैप्टर। पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ, और उसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे इक्विटी लॉ। पहले चैप्टर से बात शुरू होगी, इक्विटी लॉ क्या होता है, कैसे लॉ मेकिंग हुई, एक एक चीज इसमें हम बात करेंगे, सही। बेटा अगर आप में से कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाए। माय नंबर इज अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाए। माय मोबाइल नंबर इज 0345809983 तो आप इसमें ऐड हो जाएं। तो बेटा मुझे मैसेज करें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सो आपको तमाम चीजें फिर उधर गाइड होना शुरू हो जाएंगी। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इक्विटी लॉ। आई होप यू ऑल टू सी देयर। मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग उस क्लास को अटेंड करें, तो इंशाल्लाह यू विल हैव एन आइडिया। सही है बेटा, चलें, थैंक यू, खुदा हाफिज।